दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हमारा टॉपिक आज का रहेगा पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप के सिद्धांत जो हैं उस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो चर्चा स्टार्ट करेंगे हम वो है पियाजे का विकास अवस्था का सिद्धांत से कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। तो जो एक शिक्षार्थी या शिशु के मानसिक विकास एवं शारीरिक वृद्धि के अनेक पहलू होते हैं, यह विचार अनुभव और ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक शिक्षार्थी अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करता है, बाह्य जगत और जानने समझने की कोशिश करता, उसे ही हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ है सिर्फ जानना। जो आप जानना चाहते हैं या बच्चा जो जानता है उसे हम संज्ञान कहेंगे। संज्ञान का अर्थ है जानना। या आप देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ है जानना। संज्ञान अर्थात चेतना ज्ञान प्राप्त करने एवं चीज़ों को समझने की मानसिक क्रिया, जो वस्तुएं होती है उसको समझने की जो मानसिक क्रिया है वह संज्ञान है। इसके द्वारा हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान की संज्ञा द्वारा ही पता लगाते हैं कि पूर्वानुमान क्या है, तो यह संज्ञान द्वारा ही संभव होता है। संज्ञान विकास के सिद्धांत में संज्ञान का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसको विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानवादी समूह का निर्माण किया, अर्थात जो संज्ञान विचारधारा के लोग हैं वो मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानवादी समूह का निर्माण किया, जिसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। तो संज्ञानवाद जो है इसके जो संस्थापक माने जाएंगे वो जीन पियाजे माने जाएंगे। यह बात हमें याद रखनी है और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में संज्ञानवाद नामक जो है मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसीलिए जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानवाद विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी अपनी चेतना का प्रयोग करते हुए वातावरण एवं परिवेश के साथ सीखता है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षार्थी है वो वातावरण और परिवेश के साथ ही सीखता है। सीखना ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। जो सीखते हम लर्निंग करते हैं वो ज़्यादा अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, जब वह शिक्षार्थी की रुचि और जिज्ञासा के अनुरूप हो। यदि जो शिक्षार्थी है वो रुचि लेता है, जिज्ञासा पैदा करता है सीखने में, तब वह अर्थपूर्ण है, यह इन्होंने कहा है। शात्मीकरण की बात करते हैं, इसी में एक शब्दावली आएगी। शात्मीकरण क्या है? जब किसी नई वस्तु या तथ्य का ज्ञान बालक के पुराने ज्ञान के साथ जाकर मिलता है, अर्थात उन्होंने कहा कि जो नया ज्ञान है वह ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ जाकर मिलेगा, तो इसे हम शात्मीकरण की संज्ञा दी जाती है, यानी शात्मीकरण कहते हैं। शिशु या शिक्षार्थी अपनी ज्ञानेंद्रिय के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही, जो शिशु होता है या शिक्षार्थी होता है, अपनी ज्ञानेंद्रिय जो होती है हमारी इंद्रियां, उनके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर चीज़ों को समझता है। जो वस्तु होती है उनको सीधे समझता है। जैसे एक शिशु जब किसी गर्म पदार्थ को जिज्ञासावश छूता है, एक जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जिज्ञासा के कारण कोई पदार्थ, गर्म पदार्थ है, उसको छू देता है, तो उसे जलने के बाद जब वो जलता है उससे, तो उसके बाद उसे एहसास होता है कि वह तो खतरनाक चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए। उसे अनुभव हो जाता है। उसके पास अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होते। जो अनुभव होता है उसको वो किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इसे दूर रहना चाहिए, वह बता नहीं सकता। वह अपना डर जाहिर करने के लिए बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है। इस प्रकार शिशु या शिक्षार्थी अपने परिवेश और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया
कर सक्रिय रूप से सीखता है। वह किसी कार्य को करते हुए उसमें नए विचारों को शामिल करता है। जो कार्य होते हैं उनको करते हुए और जो मन में नए विचार आते हैं उनको शामिल करते हुए इसके द्वारा इससे स्पष्ट जुड़ाव देख और समझ पाता। इस प्रकार इस जो प्रक्रिया होगी वो शात्मीकरण कहलाएगी और इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। अर्थात शात्मीकरण की नई वस्तु या तथ्य का ज्ञान बालक के पुराने ज्ञान के साथ जाकर मिला दे हम तो इसे शात्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, इसकी बात करते हैं कि शिशु या जो विद्यार्थी होता है में मानसिक वृद्धि के साथ नए विचार उत्पन्न होते हैं। अब मानसिक वृद्धि भी होगी उसके साथ नए विचार उत्पन्न होंगे जिन्हें वह परिस्थितियों के साथ समायोजित करता है। जो परिस्थितियां होती वर्तमान में उनके साथ वह समायोजित करता है। शात्मीकरण की प्रक्रिया में वह नए विचारों के साथ तालमेल करना सीखता है। जो नए विचार हैं उनके साथ तालमेल करना सीखता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसका बौद्धिक विकास मजबूत होता है। जो बौद्धिक यानी सीखने का विकास है वो मजबूत होता है, जिसे व्यवस्थापन संतुलन कहते हैं। व्यवस्थापन संतुलन यानी इक्यूबुलेशन कहते हैं। व्यवस्थापन संतुलन निर्माण एवं खोज की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं वे नए नए व्यवहार तथा क्रियाओं को करने की कोशिश करते हैं। जो नए व्यवहार होंगे क्रियाएं होगी उसको करने की कोशिश करते रहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया था। जो पहले नहीं किया था उनको करने की क्रिया करते हैं। जैसे 1-2 वर्ष का शिशु अपने खिलौने को प्रत्येक बार विभिन्न क्रम में सजाता है। जो विभिन्न क्रम होते खिलौने होते बच्चे के, 2 वर्ष का बच्चा होता है तो वो खिलौनों को विभिन्न प्रकार के क्रम में जमाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी खोज करने की प्रवृत्ति का पता लगता है कि ये कितना खोजी बच्चा निकलेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। जो पियाजे मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने 4 अवस्थाओं में इसे विभाजित किया है। पहला है संवेदिक पेशी अवस्था, उसे जन्म से 2 वर्ष तक की बताए। ये अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद करना ही अनिवार्य होगा इन्हें। यह अवस्था जो पहली अवस्था इन्होंने बताया संवेदिक पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी इन्होंने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। और तीसरा है यहाँ पे देखिए आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसे 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार बताई गई है। आगे हम देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक बताई गई। इस प्रकार इन अवस्थाओं का विभाजन पियाजे ने किया है। अब आगे हम देखते हैं कि पहला जो है हमारी संवेदिक पेशी अवस्था की हम बात करते हैं। और संवेदिक पेशी जो अवस्था है इसमें देखिए इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यह बात हमने इससे पहले जो 4 अवस्था थी उसमें भी आई थी ये बात कि संवेदिक पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 वर्ष से जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी विषय को सीखने की कोशिश करता, चाहे वो कोई भी विषय हो उसको सीखने की कोशिश करता है यह बच्चा। इस अवस्था को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श द्वारा, चखकर, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी भी विषय का अधिगम किया जा सकता है। वह सीखना चाहता है बच्चा और कैसे देखकर सबसे पहले, फिर उसे सूंघकर और सुनकर, सूंघकर, स्पर्श द्वारा और चखकर, इनके द्वारा वह अधिगम करना सीखता है, सीखना चाहता है। शिक्षार्थी की संवेदनाएं इसी अवस्था में विकसित होती। जो संवेदनाएं होती है वो इसी अवस्था में अर्थात गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में ही पूरी होती है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था
चलती है, इसलिए इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशी क्रियाओं मांसपेशियों का काम होता है, इनसे वह देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श द्वारा, चखकर, इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इसे पेशी अवस्था के नाम से जाना जाता है। 22 से 23 माह की अवस्था में जब शिशु की किसी वस्तु को छिपा दिया जाता है, यदि कोई बच्चा है 22-23 माह अर्थात लगभग 2 वर्ष, 24 माह 2 वर्ष होते हैं, तो 22-23 यानी 1-2 महीने पहले किसी वस्तु को छुपा दिया जाता है तो वह उसे ढूंढने की कोशिश अवश्य करता है। इस प्रयास को वस्तु स्मृति कहते हैं। यह याद रखना कि वस्तु स्मृति क्या है, तो बच्चे की कोई वस्तु हम 2 साल से पहले, कुछ दिन पहले की अवस्था में यदि खिलौनों को छिपा देते हैं तो छिपाने से बच्चे ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश जो है वो वस्तु स्मृति अवस्था कहलाएगी। आगे हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु के अंदर सजीव चिंतन विकसित होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें सजीव चिंतन यानी सजीव जो प्राणी के विषय में चिंतन करने की समझ आने लगती है। उसकी भाषा का उचित विकास हो जाता है। जो भाषा है उचित विकास हो जाता है, अर्थात बोलने लगते हैं उचित ढंग से, एवं संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती, अर्थात 2 वर्ष से 7 वर्ष का जो बालक होता है वह नकल करना सीख जाता है। बालक में अहम केंद्रीयता का भाव विकसित होने लगता है। अहम केंद्रीयता कि हाँ मैं क्या हूँ। शिक्षार्थी 2 वस्तु के बीच अंतर पहचानने लगता है। जो बच्चा होता है वह विद्यालय में जाता है तो 2 वस्तु के बीच में जो अंतर होता है वह पहचानने लगता है। तो हम देखेंगे यह जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अहम की भावना विकसित होने लगती है। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिक्षार्थी किसी भी विषय वस्तु को देखकर सोचता है। बालक में संरक्षण की समझ भी विकसित होती है। संरक्षण की समझ विकसित होने लगती है, कैसे रक्षा की जाए। वह विभिन्न वस्तु के बीच अंतर गणना, समानता व असमानता, वस्तु के गुण, लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि के आधार पर करना सीख जाता है कि वस्तु के बीच में कितना अंतर है। कितनी वस्तु गणना करके देख लेता है, उनमें क्या समानता है, असमानता है, इस वस्तु के क्या गुण है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सीख जाता है। इस अवस्था में शिक्षार्थी में लटक कर सोचने की योग्यता इस अवस्था में शिक्षार्थी में पलटकर सोचने की योग्यता, जो पलट होती है, अर्थात यहाँ पर शिक्षार्थी पुनः उस बात को सोचने की योग्यता अर्थात अनुत्क्रमणीयता, पलटना यानी अनुत्क्रमणीयता विकसित हो जाती है। शिक्षार्थी पलट कर सोचने लगता है, यहाँ पे पुनः उसी बात को सोचने लगता है। और इस अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसी को। अनुत्क्रमणीयता का अर्थ आप समझ लेना, पलटकर सोचना। चौथा और आखिरी ये है कि औपचारिक संक्रिया अवस्था, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि जो यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कहलाती। कि पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, उनमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है यह अंतिम अवस्था है। एवं इस अवस्था में शिक्षार्थी में संप्रत्यय निर्माण की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। शिक्षार्थी की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है। शिक्षार्थी कठिन सवालों को हल करने एवं अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होता है। इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पियाजे के संबंध में हमने आज समझा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर कोई भी नए एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक यह जानकारी पहुंचाएं।